गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे पहला हमारा है कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हिस्टामिन क्या होता है और हिस्टामिन का इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम हिस्टामिन रिसेप्टर जानेंगे, उसके बाद ही हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जान पाएंगे, तब उसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाएंगे। तो आज हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में को जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो H1 एंटी हिस्टामिन जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन होता है। जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो BBB को क्रॉस कर लेता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और CSF में चला जाता है। इसलिए इसका जो CNS इफेक्ट, मतलब जो इसका सिडेटिव इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, मतलब ये सिडेटिव इफेक्ट देता है। तो डिप्रेशन कंडीशन ये थोड़ा देता है। तो इसका फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर सो कॉजेस सिडेटिव इफेक्ट। जो सेकंड जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिन, इसका लो सेंट्रल इफेक्ट होता है क्योंकि ये BBB को क्रॉस नहीं कर पाता है। यूज्ड इन एलर्जिक कंडीशन में, मेनली जो है सेकंड जनरेशन को एलर्जिक कंडीशन में हम यूज करते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक की। अब ये देख लेते हैं कि जो हिस्टामिन है वो सच में है क्या। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं सब इसे बनाती हैं, सब प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो ये है नाइट्रोजन और ये CH2 NH2। तो ये जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, देख लेते हैं सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय बेसोफिल। जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं वो तो बनाती हैं, लेकिन बेसोफिल एंड मास्ट सेल ये भी सिंथेसाइज करती है। इसका मेनली यही करती है, बॉडी सेल तो करती हैं लेकिन मेनली बेसोफिल एंड मास्ट सेल करती हैं। अब देखें, सिक्रीशन अकर्स ड्यूरिंग ए लोकल इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रिस्पॉन्स। तो कोई भी जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हिस्टामिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है और ये वैसोडाइलेशन करवा देता है, और जिससे क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई उस जगह पे ज्यादा हो जाती है जहां पर लोकल इम्यून रिस्पॉन्स देना होता है। तो हिस्टामिन के बारे में, अच्छा हिस्टामिन ये समझ लिए कि हिस्टामिन क्या चीज है। उसके बाद हम रिसेप्टर जान लें, क्योंकि रिसेप्टर से ही हमको वो पता चल पाएगा कि जो हिस्टामिन है वो कहाँ रिसेप्टर से बाइंड करके ये एक्शन क्या करेगा। तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर यहाँ पे लिखा हुआ लोकेशन। तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में H1, N2, H2 एंड H3, H4 भी होता है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो H1 जो रिसेप्टर होता है पूरे बॉडी में होता है, स्पेशली स्मूथ मसल में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्मूथ मसल। और हार्ट और CNS में तो होता ही है। H2 भी होता है हार्ट एंड CNS में, और ये भी हार्ट एंड CNS में होता है, होल बॉडी में होता है, स्पेशली स्मूथ मसल में। अच्छा, जो H2 है ये तो मेनली तो एलर्जिक कंडीशन में, जब H1 एंटी हिस्टामिन देंगे तो एलर्जिक कंडीशन में ये देंगे। और जो H2 है ये गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में होता है, और हमें पता है कि गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स क्या करती है, HCl का सिक्रीशन करवाती है। तो H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो होता है वो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में होता है, न्यूट्रोफिल में होता है, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और हार्ट CNS में तो होता है। इसका मतलब जब हम H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देंगे तो क्या होगा, जो उसका एसिड का जो सिक्रीशन है, HCl का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। यानी इन केस ऑफ एसिडिटी हम देते हैं H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट हम तब देंगे जब एसिडिटी हो जाती है, जैसे ओमप्रोजॉल और डोमपेरिडोन, इस तरीके की उसमें हम H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देंगे। और H3 की बात करें तो मोस्टली इन द CNS होता है, केवल CNS में पाया जाता है। तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये हम एक चीज देख रहे हैं कि हार्ट एंड CNS में जरूर पाए जा रहे हैं, CNS में खासकर जरूर पाए जा रहे हैं, और बाकी पूरे बॉडी में तो पाए जाते हैं, वो अलग बात है। अब हम इसका इफेक्ट देख लें। जो H1 रिसेप्टर होगा, H1 रिसेप्टर जो H1 हिस्टामिन होगा, मतलब हिस्टामिन की बात करें, नॉट एंटी हिस्टामिन, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। H1 रिसेप्टर पे जो हिस्टामिन जुड़ेगा वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इफेक्ट इसका H2 की बात करें तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा देता है। H2 जो रिसेप्टर, क्योंकि गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स पे होता है
तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी HCl की सिक्रीशन को बढ़ जाएगा, और वैसोडाइलेशन तो करवाता ही है। और जो H3 होता है ये मोस्टली CNS में होता है, तो मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ सीरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलिन, क्योंकि सीरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन ये ब्रेन से CNS से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके रिलीज को मॉड्यूलेट करता है, जो भी नॉर्मल होता है उसे नॉर्मल कर देता है। कहने का मतलब ये है कि H1 जब एंटीहिस्टामिनिक एजेंट देंगे तो जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ब्रोंको डायलेशन करा देगा। यहां पर H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर की बात है, तो अगर H1 एंटीहिस्टामिन देंगे तो ब्रोंको डायलेशन करवाएगा, H2 एंटीहिस्टामिन देंगे तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम कर देगा, जैसे ओमप्राजोल, डोमपेरिडोन, इस तरीके की चीज है। S3 की बात करें तो जो मॉड्यूलेशन है, इसी मॉड्यूलेशन में थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करता है। अब देख लेते हैं एक चीज कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, जब H1 एंटीहिस्टामिनिक पढ़ेंगे, H2 एंटीहिस्टामिनिक पढ़ेंगे, H3 एंटीहिस्टामिनिक पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे सब, लेकिन हम थोड़ा जान लेते हैं। जब H1 एंटीहिस्टामिनिक, ये जो H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है वो काम करेगा H2, H1, H2 एंड H3। तो ये एडिनाइल साइक्लेज, H2 की बात करें तो एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक AMP के थ्रू काम करेगा। मतलब ये होता है कि सेकंड केमिकल मैसेंजर के रूप में होगा। अब ये इसको समझने से पहले हम ये जान जाएं कि ये है क्या। ये जितने भी रिसेप्टर हैं H1, H2, H3, ये सब G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के टाइप हैं। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के टाइप है, और हमें पता है कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। अगर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मेम्ब्रेन रिसेप्टर है तो जाहिर सी बात, मानिए ये सेल है तो ये मेम्ब्रेन पर होता होगा, और जब मेम्ब्रेन पर होता है तो जो भी सेकंड केमिकल मैसेंजर भेजेगा वो तो अंदर जाके काम करेगा ना। जब अंदर जाके काम करेगा तो उस केस में एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक AMP ये आगे को प्रोसीड होते हैं और अपना वर्क करते हैं सेल के अंदर। जो H2 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट रहेगा वो क्या करेगा, साइक्लिक AMP को बढ़ा देगा। अच्छा, साइक्लिक AMP को बढ़ाएगा, एडिनाइल साइक्लेज को बढ़ाएगा, तो उस केस में क्या होता है, कैल्शियम बढ़ जाता है। यह हम पूरा इसका जो है पूरी मैकेनिज्म बढ़िया समझाएंगे। कैल्शियम आयन बढ़ जाता है। अच्छा, जब ये कैल्शियम आयन बढ़ेगा, डिपोलराइजेशन होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आगे। और जो H3 का होता है ये एडिनाइल साइक्लेज और साइक्लिक AMP को कम कर देता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन घट जाता है। ये H3 इस हिसाब से काम करता है। अच्छा, H1 की बात करें तो ये जो है H1 एंटीहिस्टामिन फास्फोलाइपेज C के थ्रू काम करता है। फास्फोलाइपेज C के थ्रू काम करता है, ये इसका सेकेंड केमिकल मैसेंजर है। तो हमने क्या देखा कि H1 में फास्फोलाइपेज C सेकेंड केमिकल मैसेंजर के रूप में यूज हो रहा है, और H2 में एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक AMP, और H3 में भी एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक AMP। अंतर इसमें क्या है कि ये एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक AMP को बढ़ा दे रहा है और ये घटा दे रहा है। तो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक होता है GS, एक होता है GI। GS जो होता है ये स्टिमुलेटरी होता है, स्टिमुलेटरी है तो जाहिर सी बात है ये साइक्लिक AMP और एडिनाइल साइक्लेज को बढ़ाएगा, और GI मतलब इनहिबिटरी होता है तो ये साइक्लिक AMP और एडिनाइल साइक्लेज को घटाएगा। अच्छा, ये H1 एंटीहिस्टामिन था। H2 एंटीहिस्टामिन हम नहीं पढ़ाए, अभी उसको देख लें। H2 एंटीहिस्टामिन रिसेप्टर फाउंड इन पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, देयरफॉर रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। तो स्टमक एसिड को ये H2 एंटीहिस्टामिन घटाता है। तो ये ओवरऑल रहा हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट के बारे में, हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में। आगे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में हम सब कुछ बताएंगे कि H1 एंटीहिस्टामिनिक कैसे काम करता है, H2 कैसे काम करता है, H3 कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।